दोस्तों नमस्कार। हर गार्जियन की एक ही तमन्ना होती है कि उसका बच्चा चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो या फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाए, अव्वल दर्जे का वो रैंक पाए, उसे गोल्ड मेडल मिले। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि गोल्ड मेडल कैसे पाया जाता है, यानी गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसकी रणनीति क्या होती है, साथ ही साथ एग्जाम में कैसे लिखा जाता है और फ्रेंड सर्किल में कितना समय देना होता है और पढ़ाई पे कितना समय देना होता है, कितना देर सोना होता है। तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वह दिमाग में आती हैं और इन तमाम चीज़ों से निकलकर या इनको बैलेंस करके ही कोई गोल्ड मेडल तक पहुंच पाता है। और मैं बता दूं कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त करना आसान नहीं है। 60-70 बच्चे होते हैं, उसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर लाना होता है और वो बच्चा जो सबसे अच्छा नंबर लाता है, सबसे ज़्यादा लाता है, उसी को गोल्ड मेडल मिलता है। गोल्ड मेडल मिलने के बाद आपके लिए कैरियर के विकल्प भी आसान हो जाते हैं। और एक समय ऐसा था जब कई विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडलिस्ट को बतौर प्रोफेसर नियुक्त कर दिया जाता था, यानी आपके ऊपर स्टंप लग गया कि आप इतना गुणवान हैं, इतना पढ़े लिखे हैं कि आप अब पढ़ा सकते हैं। तो आज हमारे बीच हमारे युवा मित्र, मेरे पूर्व छात्र विनीत सिन्हा हैं। स्वागत है विनीत आपका। और विनीत के बारे में आपको परिचय करवाऊं तो ये यूजीसी नेट हैं, 2-3 यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं बतौर फैकल्टी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेहरू में भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जयपुर में भी। वर्तमान में विनीत पीएचडी कर रहे हैं झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने खुद गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एमए में भी बीजेएमसी में इनको गोल्ड मेडल मिला था और बीजेएमसी पटना विश्वविद्यालय में भी यह टॉपर रहे थे। तो पहला परिचय विनीत, अगर कुछ मेरे परिचय में छूट गया हो या कुछ लगा हो कि सर ने थोड़ा कम बताया, तो आप खुद परिचय दें। आप ऐसे भी एक अपना परिचय दें, हो सकता है आप स्कूल में भी टॉपर रहे हो या उस समय भी बहुत अच्छी आपकी एकेडमिक रहे, तो एक शुरुआत थोड़ा परिचय आप करवा दें अपने आप। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपका डॉक्टर अजय स्पीक्स के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका देने के लिए, क्योंकि एक ये मेरे लिए भी बड़ी बात है कि मैं अपने शिक्षक के साथ बैठा हूँ और यहाँ एक ऐसे विषय पर बात हो रही है जो विषय सबसे ज़्यादा चलन में दिखता है। एक स्कूली बच्चा हो या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, हर समय हर वक्त ये जो सवाल है कि टॉपर बनना, गोल्ड मेडलिस्ट बनना, हाईएस्ट स्कोरर रहना, ये सवाल या ये विश जो है ये हर वक्त जहन में चलती है। इसको लेकर के दबाव भी झेलना होता है। पेरेंट्स की भी एक एम्बिशन होती है कि हमारा बेटा हाईएस्ट स्कोरर बने। इसके लिए पेरेंट्स भी मोटिवेट भी करते हैं, प्रेशराइज भी करते हैं और कई तरह की बातें जो है वो होती हैं। तो ये एक मतलब जब मैंने पढ़ाई करी, बीए हो, एमए हो या स्कूली शिक्षा हो, मेरी स्कूली शिक्षा थोड़ी लेट शुरू हुई और मैंने दूसरी कक्षा से ही पढ़ना शुरू किया। सर मैंने पहली तक पढ़ाई नहीं की और सरस्वती शिशु मंदिर आरा से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। तो मुझे आज भी याद है ये जो टॉपर बनने की कहानी और टॉपर बनने की जो बातचीत होती है। मैं बताता हूँ कि जब मैंने दूसरी कक्षा में पढ़ना शुरू किया शिशु विद्या मंदिर में जब मैं था, तो मैं गांव से आया हुआ था सर। हमारा गांव बनारस के नज़दीक होता है और वो जो हिंदी है, वहाँ की हिंदी और भोजपुरी हमारी बोली है, तो भोजपुरी बोलते थे और अंग्रेज़ी तो बिल्कुल नहीं आती थी, जो सच्चाई है। तो हुआ क्या कि जब हम शिशु विद्या मंदिर में आए, दाखिला हुआ हमारा दूसरी कक्षा में, थोड़ी गणित अच्छी थी सर गांव के चलते और दादाजी भी गणित पढ़ाते थे, तो उस आधार पर दाखिला तो मिल गया। लेकिन मुझे आज भी याद है परीक्षाएं अंग्रेजी में होनी थी और हिंदी और संस्कृत, ये दोनों विषय को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो परीक्षाएं थी वो अंग्रेजी माध्यम में होती थी शिशु विद्या मंदिर में। तो एक मैथमेटिक्स को छोड़ दिया जाए तो मुझे याद है मेरा फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम था, 40 नंबर की परीक्षा होती थी सर। तो मैथमेटिक्स में मेरे 40 में 25 नंबर आए थे और बाकी विषय जितने भी हैं मैं सब में फेल था। अच्छा, सब में फेल। प्रेरक कहानी बता रहे हैं अपने बारे में। सब में फेल था। मतलब मुझे याद है कि साइंस में मेरे 2 नंबर थे, कंप्यूटर में मेरे 4 नंबर कमोबेश रहे होंगे, क्योंकि मैं वो रिज़ल्ट मैंने निकाल करके देखा 2008-9 में जब 8वीं-9वीं कक्षा में चला गया, तो मैंने वो रिज़ल्ट निकाल करके देखा। तो हालत ये हो गई थी कि मैथमेटिक्स में पास होने के बावजूद जो बाकी विषय थे वो टोटल जोड़ के भी मेरे 100 नंबर नहीं आए थे।
और मैं फेल हो गया था। वजह बस इतनी थी कि मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। 7 साल का लड़का था, गांव से आया था, अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। लेकिन हाँ, एक बात रही कि उसके बाद से जो स्कूली शिक्षा आगे बढ़ी, तो 2007 तक, जब तक मैं 7th स्टैंडर्ड में गया, तो ये था कि पढ़ाई के कारण मैं टॉप 3 में आ गया था अपने स्कूल में। शिशु विद्या मंदिर से ही पढ़ाई जारी थी। हाँ, ये हुआ कि 2006 तक मैं आरा में पढ़ाई किया, और आरा के बाद जो है 2007 में माता पिताजी जब पटना आए तो मैं उनके साथ पटना आ गया। तो यहाँ भी शिशु विद्या मंदिर में ही पढ़ाई चल रही थी। तो 2007 तक का मुझे मतलब याद है कि वहाँ तक मैं क्लास में हाईएस्ट स्कोरर नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ विषय मेरे मजबूत हो गए थे। उसमें पूरा योगदान जो है वो मेरे शिक्षकों का और मेरी माँ का है। चूँकि मेरे पिताजी बाहर रहते थे तो वो पढ़ाते नहीं थे, और होम ट्यूशन का सर कोई कल्चर नहीं था मेरे घर पर। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई आता हो टीचर ट्यूटर और पढ़ाता हो, तो ऐसी कोई संस्कृति थी नहीं। तो माता पिता ने जो पढ़ाया, और स्वाध्याय सेल्फ स्टडी जो है वो करनी होती थी। और यही नहीं, हमें डायरी में लिखना भी होता था कि हमने कितने घंटे स्वाध्याय किए, जो स्कूल की डायरी होती थी। और हमारे जो कक्षाचार्य होते थे, क्लास टीचर, वो देखते थे, और कम होने पर थोड़ी डंडे वंडे भी पड़ जाते थे सर, मुझे याद है। तो इन्हीं सब के टॉप 3 में मैं आ गया। लेकिन 8th स्टैंडर्ड जब मैं आया यहाँ, तो साइंस विषय मेरा अच्छा था, साइंस विषय मजबूत था, मैथमेटिक्स मेरी अच्छी थी, लेकिन बाकी विषय थोड़े डाउन थे। 8th स्टैंडर्ड मुझे याद है आज भी कि 8th स्टैंडर्ड के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम तक वही क्लास में 4थी पोजीशन, टॉप 3 में नहीं था मैं। लेकिन 8th स्टैंडर्ड में 2nd टर्मिनल एग्ज़ाम हो रहा था मेरा, और उसमें एग्ज़ाम दिया, नेचुरली जो एग्ज़ाम देते हैं जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम दिया। और मुझे याद है कि मैंने 92% स्कोर किया शिशु विद्या मंदिर में। 1000 नंबर की परीक्षा होती है, इसमें 920 नंबर थे मेरे, और 92% का स्कोर था, और मैं हाईएस्ट स्कोरर बना। फर्स्ट टाइम मैं हाईएस्ट स्कोरर बना। पहली जो स्वाद थी वो टॉपर होने का जी, उस समय लगा। वो 8वीं कक्षा में मिली मेरे हिसाब से। देखिए, अगर इस प्रोग्राम को जो हमारी ये बातचीत है, स्कूली बच्चे देख रहे हैं या बच्चों के माता पिता देख रहे होंगे, तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहना चाहूँगा कि 8वीं कक्षा जो है, 8th स्टैंडर्ड, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ तक अगर कोई लाइमलाइट में नहीं है तो सर वो बहुत लाइमलाइट में आ जाता है। हो सकता है कोई बहुत फेलियर हो, तो वहाँ से वो अचानक से एक वो गियर चेंज हो जाए और वो माइलस्टोन एक्वायर करना शुरू कर दे, अचीव करना शुरू कर दे। आप जो पेपर में फेल किए थे, जो आप कह रहे थे कि 100 नंबर में, वो किस क्लास की बात थी? ये दूसरी कक्षा की बात थी। दूसरे क्लास में जिस बच्चे का वो परफॉर्मेंस, और 8वीं क्लास में आने के बाद टॉपर, वो हाईएस्ट स्कोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे तो सर हाँ, तो ऐसा हुआ। और उसके बाद मुझे याद है कि 8th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम होता था हमारा, विद्या भारती बोर्ड होता था शिशु विद्या मंदिर का। तो उसमें जब वो परीक्षा हुई तो 10 स्कूल थे पटना में, और वो परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। हालांकि कुछ फिजिकली अनफिट था मैं, लेकिन उसके बावजूद मैं 96% स्कोर किया, और वो पटना के जो 10 ब्रांच थे शिशु विद्या मंदिर के, उसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा सर। तो वो जोन टॉपर में पहली बार बना। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि ये जो 8वीं कक्षा तक, जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, और उसके बाद जो कॉलेज की कहानी रही, या जो यूनिवर्सिटी की कहानी रही, या जो 10th स्टैंडर्ड की कहानी रही, तो ये कहानियाँ तो बाद की हैं सर। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब भी मैंने परीक्षाएँ दी या हाईएस्ट स्कोर किया, कभी भी मेरे मन में ये नहीं चला कि मुझे स्कोर कितना करना है, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे टॉपर बनना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा। मेरा बस एक ही उद्देश्य होता था कि अगर मैं इस विषय को पढ़ रहा हूँ, इस विषय में अगर इस चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस चैप्टर में मैं जितनी गहराई में जा सकूँ जाऊँ, उसके एक एक इन्स एंड आउट्स पर अपनी पकड़ बनाऊं, और जो भी पूछा जा सके उस दायरे से, उसका मैं उससे संबंधित सारे सवालों के मैं जवाब दे सकूं। जैसे कि अगर हम बायोलॉजी में क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं, 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, तो मेरा प्रयास होता था कि वो उसके जितने भी इन्स एंड आउट्स हैं, रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, जायद क्रॉप है, या जो एनिमल हस्बेंड्री की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पे मैं पकड़ बनाऊं, ताकि अगर वहाँ से कोई सवाल यहीं पे विनीत एक सवाल मैं ये करूँगा ताकि क्लियर हो। पकड़ बनाने के लिए आप क्या करते थे? मतलब पढ़ने के अलावा नोट्स बनाना, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप भी इस ज़माने में हैं, तो मान लीजिए बीजेएमसी बहुत पुरानी बात नहीं है, तो कुछ इंटरनेट पर अगर सामग्री पढ़ना, किताबें पढ़ना,
या अपने शिक्षकों से डिस्कस करना या दोस्तों के साथ एक ग्रुप स्टडी करना, क्या आपका स्ट्रैटेजी होता था पकड़ बनाने के लिए विषय पर? सर दरअसल बात करें तो स्कूली लेवल और कॉलेज लेवल में दोनों समय जो स्टडी की स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल अलग हो गई थी। स्कूली लेवल पे जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त इंटरनेट सर इतना डेवलप नहीं हुआ था। ये 4G टेक्नोलॉजी 2013 के बाद ज़्यादा डेवलप हुई। उस वक्त तक तो हमारे घर में कंप्यूटर भी नहीं हुआ करता था और इंटरनेट तो हम लोग सोचते भी नहीं थे। नोकिया का फ़ोन होता था सर, बार फोन, तो वो हमें नहीं अवेलेबल था, पेरेंट्स के पास वो होता था। तो मुझे याद है कि जब मैं स्कूल के समय था तो मेरे फादर का भी एक मानना था, मेरे मदर का मानना था। जैसे बाकी बच्चे भी ट्यूशन पढ़ते थे सर, तो कभी कभी मेरे भी मन में आ जाता था यार कोई टीचर होता, पढ़ा देता तो बड़ा अच्छा होता, थोड़ा शॉर्टकट में निकल जाता मामला। लेकिन मैं यही पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा कहा तुम्हें 10 किताबें चाहिए एक विषय की, मैं ला के देता हूँ, लेकिन ट्यूटर नहीं दूंगा। अच्छा, तो ट्यूटर नहीं मिला सर, लेकिन एक विषय की 5-6 किताबें 8th स्टैंडर्ड से ही मेरे घर में होती थी, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो। तो क्या होता था सर कि कई बार जैसे जो स्कूल की प्रेस्क्राइब्ड किताबें हैं तो उसमें कुछ नहीं मिल पाया, तो उसके लिए जाहिर सी बात है मेरे पास एक ही स्रोत होता था कि मैं दूसरी किताबों को देखूं। तो मैं उन किताबों को देखता था सर, तो कुछ और जानकारी मिल जाती थी। अच्छा। और उससे फिर नोट्स बनाने का एक सिलसिला रहा, प्रैक्टिस रही, तो वहां पर सर उस तरीके से हाईएस्ट स्कोर हुआ। 10th में भी जब मैं गया तो CGPA सिस्टम था, हालांकि उस वक्त भी स्कूल में मैं हाईएस्ट स्कोरर रहा। तो ये जो उस वक्त तक की जो एक स्ट्रेटेजी है, 8वां से आपने हाईएस्ट स्कोरर का जो आपको लत लगा या आदत पड़ा या कह ले आपकी वो सनक बनी, वो फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? सर 2018 तक ये जारी रही। 2018 के बाद नौकरी शुरू हुई तो वहां से फिर स्थिति थोड़ी बदल गई। लेकिन ये 10 साल का जो सफर है, और मैं यकीनन मैं बताता हूँ मतलब कि कभी भी इन 10 सालों में, इन 10 सालों के पहले कभी मन में ये नहीं आया कि टॉपर बनना चाहिए। हाँ, एक बार आया था, मैं बताता हूँ, 2013 की बात है। 13 जब मैं पटना कॉलेज में आया सर, आप भी हमारे शिक्षक थे, वहाँ पढ़ाते थे, तो सर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर था, दूसरे नंबर पे था। तो सीनियर्स ने, क्लासमेट्स ने बड़ा प्रेशर बनाया है, तुमको टॉप करना है, तुमको टॉप करना है, तुम ही टॉप करेगा और कोई करना नहीं चाहिए। तो सर थोड़ा सा मन में बैठ गया कि यार टॉप करना चाहिए यार, कॉलेज लेवल पे टॉप करने की बात अलग है। तो सर मैंने पढ़ाई शुरू की और बहुत पढ़ाई की। मुझे याद है कि तकरीबन कई बार रातों में नींद भी गायब हो जाती थी, अरे टॉप करना है, उठो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा, ये था। तो इत्तेफाक ये रहा कि उस ईयर में मैं टॉप नहीं किया। अच्छा। मैं 3rd रैंक पर आया। तो फिर मुझे लगा कि जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे टॉप करना है तो आपका फोकस टॉप करने पर चला जाता है और पढ़ाई से आप डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जब फोकस चेंज हो जाएगा तो आप एनर्जी नहीं दे पाएंगे अब उतनी। वो तो निष्काम कर्म, जो गीता का ध्येय वाक्य एक है कि निष्काम कर्म करना चाहिए, कर्म करो फल अपने आप मिल जाएगा। वो बिल्कुल सर, वो आपने फिर बाद में समझा, इसकी अहमियत समझी कि टॉपर होने के लिए टॉपर होने के बारे में नहीं सोचना है, पढ़ाई करना जरूरी है। तो वही बात रही सर। न्यूटन का जो 3rd लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो बस इतना ही जहन में चलता था कि हम तभी बेस्ट पाएंगे जब हम बेस्ट देंगे। तो हमें बेस्ट देने के बारे में सोचना है, ना कि बेस्ट पाने के बारे में सोचना है। तो हमेशा सर यही चला और बस अच्छा, टॉपरों की एक स्ट्रेटजी और मैंने कई फिल्मों में देखा है कि वो किसी को, दूसरे बच्चे को पढ़ने नहीं देते हैं या उन्हें भटकाते हैं, मतलब ये जस्ट जोकिंग है। तो आप भी कहीं दूसरे पर ज़्यादा नज़र रखते थे कई बार कि कौन ज़्यादा पढ़ रहा है तो भाई उससे ज़्यादा पढ़ना है, या वो कैसे पढ़ रहा है उससे कुछ अलग एडवांस स्ट्रेटजी लगाना है? कॉलेज में अक्सर ऐसा देखा जाता है, तो ऐसा आपके भी मन में कभी था कि कौन टॉप कर सकता है, उससे थोड़ा सा ध्यान रखना है या दोस्तों से पूछना है कि भाई वो कैसे पढ़ रहा है, या उससे बात करके ये पता करना है कि उसकी कितनी नॉलेज है? नहीं सर, दरअसल ऐसा होता था कि जाहिर सी बात है कि आप हर जगह तो नहीं जीतते हैं और हार जो है वो सीखने के लिए एक बेहतर मौका होती है, स्वाभाविक है, वो जरूरी भी, और हार बहुत जरूरी है क्योंकि आप हारेंगे नहीं तो फिर जीतना नहीं सीखेंगे। आप विजेता बनकर समाज के आदमी नहीं होते हैं, आप लीडर बन जाते हैं, कुछ और हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं जी। तो मुझे जैसा कि लगता था, एक है कि एक होता है जेलस एस्पेक्ट, तो एक ईश्वर की कृपा रही या माता पिता का संस्कार जो कहें सर, या शिक्षकों की दी हुई शिक्षा, कि कभी जेलस नहीं रहा कि ये लड़का या ये हमारा क्लास में टॉप कर रहा है तो ये क्यों कर गया। हाँ, ये ज़रूर होता था मन में एक बार ये कि 2 चीज़ें होती थी। पहला कि खुद इंट्रोस्पेक्ट करना कि हम कहाँ पर चूके,
मेरी कहाँ कमी रह गई। और दूसरा एक और रहता था कि इसने पढ़ाई की तो इसके पास क्या पॉजिटिव्स हैं। तो इस एक बार बात की जाए कि जैसे कि कई बार होता था कि कुछ जैसे कि कोई मेरे से आगे है, जो सेशंस एग्ज़ाम होते थे, बात सही है कि रिज़ल्ट फाइनल का देखा जाता है हर जगह, चाहे वो 10th हो, 12 हो या फिर मतलब BA या MA हो। तो फाइनल्स में तो मैं हाईएस्ट स्कोरर हूँ जो नज़र आता है, लेकिन जो एक बीच की जर्नी है उसमें फ्लक्चुएशन है, ऐसी बात नहीं है। एक MA को छोड़ दिया जाए तो BA में फ्लक्चुएशन थी, वो नई जर्नी भी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं इंटर में साइंस का स्टूडेंट था और फिर मास कम्युनिकेशन में आया था, तो मेरे लिए समझना भी बहुत आसान नहीं था उसको। तो फ्लक्चुएशन था, तो जाहिर सी बात है जब हाईएस्ट स्कोर करता था कोई, दोनों ईयर जो थे फर्स्ट और सेकेंड ईयर, मैं उन दोनों में हाईएस्ट स्कोरर नहीं रहा हूँ। हाँ, वो फाइनल्स फिर एक रहा कि बेहतर स्कोर हुआ और ओवरऑल में ग्रेजुएशन टॉपर बना पटना कॉलेज का। तो ये रहा कि मैं हमेशा पूछता था कि आपने कौन कौन से मटेरियल्स रेफर किए, आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी, अगर आप बता देते तो बड़ा अच्छा होता। तो कई बार जवाब मिल भी जाता था और कई बार नहीं भी मिलता था। कई बार ये बताता था हाँ मैं शेयर कर दूंगा, तुम वरी मत करो, व्हाट्सअप कर दूंगा, फेसबुक पे भेज दूंगा, लेकिन आया नहीं कई बार। मतलब आपके कंपटीटर को पता होता था कि अगर बताएं तो फिर इसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, ये होता था। तो थोड़ा सा वो राइवल थे, उधर से थोड़ा होता था कि वो होता था कि अरे नहीं ये तो निकल जाएगा, 2 नंबर से पीछे रहा है तो अगली बार तो ये मार देगा मुझे। तो ये रहता था, तो वो मुझसे शेयर नहीं करते थे। कई बार शेयर भी कर देते थे। तो ये रहा, लेकिन ये जेलस नहीं रहा सर। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ईर्ष्या की भावना रख के जाते हैं तो फिर आप शिखर पे नहीं रहेंगे। हो सकता है आप 1-2 सीढ़ी पहले दिख जाए कहीं, लेकिन शिखर जो है वो नहीं मिलेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो ईर्ष्या और दूसरी चीज जो है वो ये कि हमें टॉप करना है, ये कभी मत सोचिए। डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन द वर्क। सो ये बहुत जरूरी होता है। और एक और मैं आपसे यह सवाल पूछूंगा कि आपने तो हेल्दी कंपटीशन की बात की। कंपटीशन होना चाहिए हेल्दी, उसमें कोई भी मतलब ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए जो वैमनस्य का रास्ता हो या किसी को पीछे करके निंदा रस वाला रास्ता हो। टॉपर होने के लिए कुछ और भी फैमिली से या सोसाइटी से आपको प्रेरणा मिलती थी, या किसी पर्सनालिटी से, कोई IAS टॉपर हो, कोई अच्छा लीडर हो, APJ अब्दुल कलाम हो, कोई ऐसा ही ऐतिहासिक पुरुष हो, इस तरह की भी प्रेरणा काम करती थी कहीं ना कहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी के भी लाइफ में। तो मैं भी अछूता नहीं हूँ। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताबें मैंने ज़िंदगी में आज तक, इसके लिए हालांकि मैं बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलता हूँ और मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता सर, मैंने नॉन फिक्शस किताबों में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को पढ़ा है तो वो कलाम को पढ़ा है। अच्छा। और मुझे याद है कि मैंने उनकी पहली किताब पढ़ी थी इग्निटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर इन इंडिया। वो किताब है, पॉकेट बुक है। तो वो जब किताब मैंने पढ़ी तो जिस तरह से कलाम उसमें बात करते हैं, या फिर उनकी जो ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन से माय जर्नी, तो सर वो एक तरीका दिखाती है कि आपको ज़िंदगी में कैसे चलना है, आप एज ए स्टूडेंट कैसे काम करेंगे, आप एज ए सिटीजन ऑफ नेशन लाइक इंडिया आप क्या करें कि आपका सोसाइटी में और नेशन में कंट्रीब्यूशन रहे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर इस चीज़ को डिसाइड करने में कि आप किस तरह से मेहनत करेंगे। दूसरी एक चीज़ और रही जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसने कभी मेरे मोटिवेशन को डाउन नहीं होने दिया, वो ये रहा सर कि मैंने जब से मैट्रिक पास किया, 10th पास किया, तब से मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैंने कभी ट्यूशन किया नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ाया। और सर टीचिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से वो क्लैरिटी जो है कॉन्सेप्ट की वो और ज़्यादा होने लगी, और टीचिंग ने मुझे सिखाया कि पढ़ना कैसे है। अच्छा, तो ये एक बड़ा अहम रोल रहा इसका सर, एडवांटेज जी। तो इसी से जो है ये मिला कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी है, और फिर विषय में डेप्थ सर उस तरह से बनती गई, पढ़ाई होती गई। समय तो देना पड़ता है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आज के डेट में भी कोई समझता है कि 4G टेक्नोलॉजी है और कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है और बस उसे डाउनलोड किया और स्कैन कर लिया नज़रों से, तो उससे हो सकता है कि आप कभी हाईएस्ट स्कोरर बन जाएं, बट उस हाईएस्ट स्कोर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना वो बहुत चैलेंजिंग होगा,
क्योंकि सुपरफिशियल स्टडी जो है वो एक दो बार तो आपको सस्टेन जरूर करा सकती है, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहने में कभी भी मददगार नहीं होती सर। एक और चीज़ देखा गया है विनीत बहुत अक्सर कि गार्डियन बहुत प्रेशर डालते हैं बच्चों पर, टॉपर बनना है तुमको। अब देखा गया है 10th के एग्ज़ाम में या +2 के एग्ज़ाम में या इस तरह के मेडिकल या IIT के एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर रहता है बच्चों पर। और ये भी देखा गया कि बच्चे उससे टॉपर तो बने या ना बने, लेकिन एक मरीज जरूर बन जाते हैं, डिप्रेस्ड मरीज। तो इस तरह का अच्छा, ये प्रेशर बनाने का एक और होता है कि प्रलोभन भी मिलती है कि टॉप करोगे तुम्हें साइकिल मिल जाएगा, लैपटॉप खरीद देंगे, मोबाइल खरीद देंगे, इस तरह का मिलता है बच्चों को प्रलोभन। तो मोटिवेशन भी कर सकते हैं, प्रेशर ना कहे तो मोटिवेशन। तो आपके लिए इस तरह का कोई प्रेशर या मोटिवेशन था गार्डियन से या फैमिली से कि टॉप करोगे तो ये मिलेगा, या मिला आपको कभी कुछ इस तरह का? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं रहा। इवन मुझे याद है कि जब मैं पहली बार टॉपर बना 8वीं कक्षा में, तो मैं जब रिजल्ट लेके गया, मेरे पिताजी रिजल्ट लेने नहीं आए, तो मैं लेके गया, आवेदन दिया मैंने क्लास टीचर को, रिजल्ट लेके गया। मैंने बोला कि पापा हम टॉप किए हैं। कहाँ टॉप किए हो? बोले क्लास में टॉप किए हैं। क्लास ही में टॉप किए हो ना, ठीक है आगे पढ़ाई करते रहो, टॉप तो कोई ना कोई करता ही है, इस बार तुम अच्छा किए तो तुम कर गए, तुम नहीं करते तो कोई और करता। सेम जो है वो मेरे मम्मी की तरफ से भी रिएक्शन था। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि घर में स्पेशल कोई खीर भी बनी हो या पनीर की सब्जी बनी हो, बिल्कुल एक कैजुअल इवेंट था कि ठीक है रिजल्ट आया है और ठीक है टॉपर है तो है, कोई बात नहीं। वैसे कोई बड़ी एमए वाला हाल, एमए में जब आपको गोल्ड मेडल मिला था तब क्या? वहाँ भी वही कहानी रही। जब मैं एमए में भी हाईएस्ट स्कोरर बना, गोल्ड मेडलिस्ट बना, और जब मैंने उसके बारे में घर में बताया तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, ये तो ठीक बात हो गई, लेकिन आगे क्या करना है, आगे क्या सोचे हो, मतलब क्या टीचिंग की तरफ रहना है या यूपीएससी की तरफ जाना है? यूपीएससी की तरफ जाना है तो क्या करोगे, नौकरी करोगे, मतलब इस तरह की ही बातें ज़्यादा हो रही थी। इसका कोई सेलिब्रेशन ही नहीं था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो ये एक मेरे लिए भी बड़ा हो जाता था कि कोई प्रलोभन जैसी चीज़ नहीं थी। तो कभी मतलब ये नहीं होता था कि अरे कुछ मिलने वाला है टॉप करके, ठीक है मतलब एक चल रहा है, सफर तो चल रहा है, लेकिन ये ठीक है। हाँ ये बात जरूर है सर कि मेरे पीठ पीछे मेरे फैमिली वाले इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते थे। मतलब एक तरह से गार्डियन का भी स्ट्रेटेजी था कि अगर ज्यादा भाव दोगे तो कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए। स्वाभाविक सी ये मेरे गार्जियन ने बैलेंस करते थे उस इमोशन का कि भाई इमोशन में मत बहाओ, फिर से एग्जाम आएगा उसमें भी करो तुम। बिल्कुल, तो ये चीज थी। कभी ये मेरे से मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी भी, अगर मैं दूसरी कक्षा में फेल हुआ था तो भी, या फिर मैं एमए में गोल्ड मेडलिस्ट बना एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तो भी, न मुझे ज्यादा पिटाई पड़ी और न मुझे ऐसा है कि वो कंधे पे बिठा करके घुमाया गया। तो दोनों चीजें नहीं हुई सर, बिल्कुल सामान्य सी चीज थी घर पर। वो ठीक है कि रिलेटिव्स में या दोस्तों के बीच जो चर्चा वो कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन मेरे सामने कभी ऐसा नहीं रहा कि ये कोई लैंडमार्क अचीवमेंट है। ठीक है ये एक जर्नी है एंड द जर्नी इज स्टिल गोइंग एंड यू हैव टू गो, एंड जब अपना गोल अकम्प्लिश कर लोगे तब आना मेरे पास। तो अब जो मैं अगला सवाल जानना चाहूँगा कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? जैसे आप कॉलेज में थे तो कितने बजे सुबह उठ के पढ़ाई करते थे, कितना देर पढ़ाई करते थे, कई सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो उसमें आप कैसे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग रखते थे, ये बताएं। सर ये बहुत चैलेंजिंग होता है। जाहिर सी बात है कि जब आप 10th लेवल तक हो तो आपको 5 सब्जेक्ट मैनेज करने हैं। +2 लेवल पर भी 5 होता है, लेकिन 3 ज़्यादातर फोकस होते हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। और कॉलेज लेवल पर हम जब होते हैं तो कॉलेज लेवल तो जस्ट लाइक अ बफे सिस्टम, जिसमें आपको कोई खिलाने वाला नहीं है, आपको जो खाना है आप थाली में खुद लेकर खाइए वाली बात होती है। मीडिया स्टडीज़ में हम लोग थे तो 14 ऑनर्स पेपर और 4 सब्जेक्ट 18 पेपर होते थे हमारे। तो ये तो बिल्कुल होता था कि दूसरे विषयों में कुछ अलग तरह की चीज़ें होती है, लेकिन हाँ विषय ज़्यादा होते थे और सबको समान रूप से देखना आवश्यक है। तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग होता था सर। तो दरअसल जो मैंने किया, और मेरे साथ थोड़ी समय सीमा भी होती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं और उसके बाद अगर आप कहीं पर अपना वक्त पढ़ाने में भी दे रहे हैं तो आपके पास खुद के लिए थोड़ा वक्त कम बचता है, थोड़ा कम वक्त बचता है, ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। तो एक यह होता था कि थोड़ा नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, क्योंकि सुबह उठने में मैं कोताही नहीं कर सकता था। क्योंकि एक चीज़ थी कि फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहेंगे, आपकी बॉडी फिट नहीं रहेगी, आपका माइंड फिट नहीं रहेगा। आपका माइंड फिट नहीं रहेगा, फिर आप
आपकी इफ़िशियंसी घट जाएगी। आप कितना भी इनपुट दोगे वो आउटपुट आप दे नहीं पाओगे। तो जब मैं अपना लाइफ शुरू करता था, डे स्पैन जब शुरू करता था, तो सुबह की शुरुआत जो मेरी होती थी वो जॉगिंग से होती थी। अच्छा। मैं प्रतिदिन कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो बिल्कुल ही 5 दिन मैं मेरे बगल में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां जाकर के मैं 7.5 किलोमीटर जॉगिंग करता था प्रतिदिन। तो देखिए, एक जो कंसेप्ट होता है कि जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी नहीं करता है, यानी कि फिजिकल फिटनेस हो, गेम स्पोर्ट्स में नहीं आता, सिर्फ पढ़ता है। तो ये धारणा भी बदलने की जरूरत है। ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है सर, इसको बिल्कुल बदलने की जरूरत है। और ऐसा ना करना बहुत बुरा है, घातक है, बहुत ये बिल्कुल घातक है। क्योंकि हम लोगों ने कई उदाहरण देखे हैं। क्योंकि बतौर ट्यूटर ही जब मैं, या बतौर शिक्षक जब मैं कोचिंग में पढ़ाता था, मुझे आज भी याद है, एक सर 2 भाई बहन हुआ करते थे और उनके पिताजी पुलिस के अधिकारी थे। तो मुझे याद है कि कुछ, चूंकि वो कोचिंग में पढ़ते थे बच्चे, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे थे। आईसीएसई बोर्ड थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। मुझे याद है वाकया सर कि मतलब थोड़ा मैं पढ़ाता था और उन लोगों को मेरी कम्युनिकेशन शैली थोड़ी अच्छी लगती थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर आप इनको घर पे भी गाइड कर देंगे क्या, मतलब कोचिंग के अलावा। तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो कहा कि सर क्या बच्चों को प्रेशर दे रहे हो, 2 घंटे यहाँ है ही, उधर भी पढ़ाएंगे, 4-5 घंटे इधर ही फंसे रहेंगे, बाकी काम कब करेंगे ये? नहीं नहीं, रिजल्ट मायने रखता है, बच्चा टॉप नहीं करेगा, नाक कट जाएगी, ये होगा। मेरे डायरेक्टर से मैंने बात की, बोला कि अब इतना प्रेशर है तो पढ़ा दो। सर ने कहा, मैंने कहा ठीक है पढ़ा देता हूँ। सर मुझे आज भी याद है, एग्जाम था और मैं एज ए टीचर बिल्कुल कूल था। मुझे कोई ये नहीं था कि बच्चे का कल एग्जाम है, मैं नॉर्मली रिविजन करा रहा था। और बच्चे भी ठीक थे, बच्चों से ज्यादा स्ट्रेस उनके डैडी थे। वो बार बार आ रहे हैं, बेटा कल टॉप करना है, बेटा कल टॉप करना है, बेटा कल टॉप करना है। सर बड़ी मुश्किल से पास हुआ वो लड़का, बड़ी मुश्किल से पास हुआ वो लड़का। और मैंने उससे पूछा भी, बेचारे पर जो जुल्म हुए मैं समझ सकता हूँ, बीइंग ए टीचर। सर वो मैं खुद बहुत पेन फील किया उसके लिए, मुझे बहुत तकलीफ हुई मुझे कि इस लड़के के साथ ये क्या हो रहा है। तो उसने मुझसे बोला एक बार पर्सनली, चूंकि थोड़ा बच्चे सर करीब हो जाते हैं शिक्षक से, तो मैंने पूछा क्या दिक्कत क्या है तुम्हारे साथ, ये बताओ। बोला सर हम क्या करें, सुबह कंप्यूटर पढ़ते हैं, टीचर आके पढ़ा के जाता है, स्कूल भाग जाते हैं, आते हैं तो कोचिंग है सर, उसके बाद 2 घंटा इधर, आपके जाने के बाद मैथ सर अलग से आते हैं पढ़ाते हैं। सर इतना थक जाते हैं, अपने पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं, खेलना कूदना तो भूल ही गए। संडे के दिन एबेकस क्लास लगा रखी थी कि वो तेजी से स्पीडी कैलकुलेशन करे। वो बच्चा सर 10th तो पास कर भी गया, इंटर में वो फेल हो गया। बड़ी मुश्किल से कंपार्टमेंटल दिया, निकला। हालांकि ऊपर वाले की कृपा है, आज वो अच्छा कर रहा है जहाँ भी है। लेकिन ये मैंने देखा कि ये दबाव बहुत ही बुरा होता है बच्चों की। और वो कई बार तो ऐसा बोलता था कि ऐसा लगता था सर लाइफ में कुछ बचा नहीं, खत्म कर लूँ। हम लोग समझाते थे कि पागल है क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है पेरेंट्स हैं, उनका काम है बोलना, बॉदर मत करो, अपने पॉजिटिव्स पर ध्यान दो कि तुम्हारी पॉजिटिव्स क्या हैं और उस पर काम करो। तो हम लोग समझाते थे। तो ये बड़ा घातक है। तो मैंने ये रहा, क्योंकि मेरे पेरेंट की तरफ से कभी दबाव नहीं था, तो मैं जॉगिंग भी करता था, क्रिकेट भी खेलता था, सैटरडे संडे को 2 घंटे सुबह क्रिकेट खेलता था, कोई दबाव नहीं था। और शाम में पढ़ाता भी था। हाँ ये था कि रात मेरी अपनी है, रात कोई छीन नहीं सकता, तो उसमें थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा होती थी, तो सोने का वक्त कम होता था, 4 घंटे सो पाता था। लेकिन संडे को पूरा मौका होता था, मैं आराम करता था सर। तो इसी तरह से चलती थी ज़िंदगी। एक डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी आप अच्छे जॉब में परफॉर्म करें, लाइफ में करें या पढ़ाई में करें, डिसिप्लिन अच्छा है तो रास्ता सुगम हो जाता है। तो आपके लाइफ में डिसिप्लिन कितना मायने रखा? बिल्कुल सर, डिसिप्लिन तो एक ऐसा पार्ट है, मतलब एक जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हैं, आपकी अगर एक हर चीज़ फ्लो में है, कॉन्सिस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस अच्छा होगा। नो डाउट सर। जैसे अगर हम एक मतलब प्लेयर की ही बात करें, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है लेकिन वो लगातार नहीं खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो सेम स्थिति एकेडमिक्स में भी लागू होती है सर, कि हम बेशक बहुत गोल्ड मेडल ला दिए हों या बहुत बढ़िया स्कोरर रहे हों, लेकिन अगर हम लगातार अपने काम को नहीं करेंगे, कॉन्सिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो मेरा डिग्रेडेशन होना तय है। इसमें कोई दो बात नहीं होती है। तो
अगर हम अपने लाइफ को रूटीन रखते थे, स्ट्रक्चर्ड रखते थे, तो जाहिर सी बात है कि हम कॉन्सिस्टेंट होते थे। और वो कॉन्सिस्टेंसी कभी भी, जो ये एग्ज़ाम टाइम प्रेशर होता है, जो एकदम सेमेस्टर है, कल पेपर है, रात में नींद गायब है, इंसोम्निया हो रखा है, तो इस तरह की स्थिति से बचने में बड़ा सपोर्ट की है। तो ये जो एक थी कि बिल्कुल आपकी लाइफ जस्ट एक वे में जा रही है, एक फ्लो में जा रही है, तो ये डिसिप्लिन की वजह से हमेशा मेंटेन रहा सर, और इसी ने पूरी तरह से एक फाउंडेशन ही रखा सर। और आपकी कंटिन्यूटी जो कॉलेज में प्रेजेंस थी, क्लास में जो अटेंडेंस होता है, वो कैसा था? क्लास की अटेंडेंस सर 75% की जो डिमांड होती है टेक्निकल, ऐसा नहीं रहा कि कभी वो पूरी नहीं हुई हो, हमेशा जाता था। हाँ, लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव होता था। जैसे कि कई क्लासेस जो होते थे कॉलेज लेवल, जस्ट लाइक अ बफे सिस्टम, वहाँ पे कोई आपको, स्कूल में क्या है सर, वो एक अलग मामला है, कॉलेज का एक अलग मामला है। तो उसमें सेलेक्टिव होता था। जैसे लगता था कि कुछ क्लास में आज कुछ आउटपुट नहीं होने वाला है, तो वो क्लास में स्किप कर देता। तो क्या करते थे? मैं यही जानना चाह रहा था। दो चीजें थी सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि क्लास स्किप करके हमेशा लाइब्रेरी में बैठा हूँ। फिल्में देखने भी गया हूँ। अच्छा। तो मैं अपने साथियों के साथ फिल्में देखने गया हूँ। याद है मुझे, मैं मीडिया की जब पढ़ाई कर रहा था, पब्लिक रिलेशंस की क्लास छोड़ के मैं पीके देखने गया था। तो ऐसा कई बार हुआ है। तो मुझे लगता था क्योंकि ठीक है पढ़ाई करनी है, बट दिमाग का क्रिएटिव होने के लिए दिमाग की फ्रीडम भी जरूरी है। तो मुझे लगता था कि अगर आज कुछ इफिशिएंट नहीं है, या आज कोई ऐसा लेक्चर है जो बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करने वाला है, बिकॉज ठीक है चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सेलेक्टिविटी आपको जज करना होता है कि कौन सी चीज़ जो है ये कुछ आउटपुट देने वाली है, और कौन सी चीज़ें नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा। तो वो देख लेता था मैं। तो मैं कई बार, वो गंगा किनारे कॉलेज था तो बैठ जाता था। कोलकाता में सर कोलकाता की संस्कृति को देखने निकल जाता था। तो बिल्कुल करता था सर, इसमें कोई ये नहीं है कि एकदम क्लास छोड़ के जाके कहीं टॉपर होना है। तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे किताबों में डूबे रहना, या मैं तो ये कभी नहीं कहूंगा, या बुकीज हो जाना है ना। नहीं, ये मैं कभी नहीं कहूंगा। बुकवर्म नहीं बनिए, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी है ना सर। समाज को समझना बहुत जरूरी है। आप किताबों को समझ भी ले और समाज को ना समझे तो उन किताबों की समझ का कोई मायने नहीं है। भी आप व्यवहारिक नहीं हो पाते, अव्यवहारिक हो जाते। बिल्कुल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इन दो चीजों का बड़ा अहम रोल है। और कई रिसर्चेज में ये बात सामने आई है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो बुकवर्म होते हैं, मोस्टली ये टॉपर्स के साथ एक धारणा होती है कि वो बुकवर्म होते हैं। हालांकि मैं कभी नहीं रहा, तो कई बार मतलब जो कन्वेंशनल टॉपर्स है वो कहते भी हैं कि ये लक बाय चांस बन गया। जैसे कई बार धोनी के बारे में कहा जाता है कि अरे ये तो किस्मत है इसकी, तो बस निकलते चला गया ये। तो मुझे भी होता है कि लक बाय चांस बन गया। लेकिन सर मतलब ये रिसर्चेज में भी आया है कि जो बुकवर्म्स होते हैं उनकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बड़ी डाउन हो जाती है, और वो लाइफ की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, उसमें वो फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमारी वही तो प्राइम ड्यूटी है। लेकिन अगर हम एक समाज में रहते हैं तो समाज से जुड़ाव तो जरूरी है सर, उसको नहीं डिनाई कर सकते। अच्छा विनीत, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि टॉपर्स की, जैसे आपने पहले ही बोल दिया, हालांकि क्लियर है, लेकिन आप दोस्तों को कैसे मैनेज करते थे? कॉलेज में दोस्त लोग का होता है, कोई आ गया आपके रूम पर, अचानक बोला आज फिल्म अच्छी लगी है, चलिए एक दिन सप्ताह में ठीक है। अगर रोज कोई आ गया, या एक दिन कोई आया, दूसरा दिन कोई, तो ना कहना बहुत मुश्किल होता है। कॉलेज में अक्सर दिक्कत होता है, ना नहीं बोल पाते हैं। तो आप इस तरह का जो वातावरण था उससे कैसे बचते थे? और दूसरा यह क्वेश्चन था कि एक टॉपर होने के बाद एक ऑरा होता है कॉलेज में, आप जब मूव करते हैं तो आपके दोस्त में एक सेलिब्रिटी टाइप का इमेज होता है। किसी को भी एकेडमिक जरूरत होता है आपके पास पहुंच जाता है, आपके पास पहुंचता है, आपको बताना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है उसको। तो इस चीज़ को भी आप कितना एंजॉय करते थे कॉलेज में, और मैनेज कैसे करते थे? मैनेज और एंजॉय दोनों चीज़। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर आपके दोस्त हैं तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ जाएं, उनके साथ वक्त दें। लेकिन हाँ, इस मामले में मैं अपने दोस्तों के प्रति थैंकफुल हूँ कि अगर मैंने उनसे कहा कि आज मैं नहीं जा सकता हूँ तो वो एक बिल्कुल नाराज होकर के कोने में बैठ नहीं गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, ये होता था कि एक रूटीन था सर, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि डिसिप्लिन का एक बड़ा मेजर रोल है, और लेजर टाइम जो है वो निकालने का एक मतलब एक फिक्स है कि हाँ मैं इस दिन लेजर टाइम निकालूंगा, एंजॉय करूंगा। तो वो होता था जैसे सैटरडे और संडे, सैटरडे इवनिंग से लेकर के संडे लेट नाइट तक मुझे पता है कि ये पढ़ाई का दिन नहीं है मेरा, तो मैं इसमें पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ। तो जितने भी दोस्तों के साथ फिल्म जाना है या कहीं कुछ घूमने का प्लान है तो वो सैटरडे को बनता था, और वो संडे लेट नाइट तक मैं फिनिश कर लेता था। हाँ, संडे के बाद मंडे से लेकर के फ्राइडे तक
चाहे वो कितने भी करीबी दोस्त हो, मैं रिक्वेस्ट एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर देता था, देखो भाई अगर अनलेस एकदम एक्सट्रीम इमरजेंसी ना हो तो प्लीज़ ये समय मत लीजिए, मैं इन 2 दिनों में पूरी तरह एंजॉय करने को तैयार हूं। हाँ, अगर उनकी तबीयत खराब है, कोई हेल्थ इमरजेंसी है, तो फिर वो सबसे पहले सर वो प्रायोरिटी है। फिर पढ़ाई हो सकती है बाद में, लेकिन वो नहीं छोड़ सकते। एकदम पढ़ना है, कोई बीमार है लेके नहीं जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, एंजॉय वो 2 दिन है। और रहा वो दूसरी बात होती है कि बिल्कुल अगर आप हाईएस्ट स्कोरर बनते हैं तो ये तो होता है कि लोग फील कराते हैं कि आप सेलिब्रिटी हो, लेकिन ये फील करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सर मेरा मानना है, ठीक है कि मैं भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में न जाने कितने डिपार्टमेंट हैं, तो एक साल में कितने गोल्ड मेडलिस्ट निकलते हैं ये तो मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो ये बात ज़रूर है कि आप अपने दोस्तों के बीच होते हैं, या अपने जो फॉर्मर क्लासमेट्स रहे हैं आपके, या टीचर्स भी जिनसे आपने पढ़ाई की है, वो बिल्कुल बोलेंगे तुम तो गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुम तो ये कर लोगे, तुम तो ऐसे हो। तो ये होता है, और कई बार ये फील गुड भी कराने लगता है। लेकिन मैंने हमेशा कहा फील गुड से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आप फील गुड का शिकार हो गए, आप ये समझना भूल जाएंगे कि आपकी कमियां कहाँ हैं, और कमियों को नहीं समझेंगे तो फिर लाइफ में प्रोग्रेस बड़ी चैलेंजिंग होती है। फिर जब खामियां ही नहीं दिखेंगी तो उस पर काम कैसे होगा, और जब उन पर काम नहीं होगा तो फिर चेंजिंग इन्वायरमेंट में, जो कि बिल्कुल डायनेमिक सिचुएशन है, उसमें आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये होता था सर। और दूसरी बात रही कि हेल्प, तो ऐसा कभी रहा नहीं। मैंने मतलब बिल्कुल हेल्प के लिए लोग आते थे, हमेशा आते थे, हमारे फ्रेंड्स आते थे, कई नाइट में भी आएंगे कि भाई ये चैप्टर पढ़ा दो। मुझे याद है बीए में भी हमारे कई फ्रेंड्स थे जो बोलते थे, खास करके मेरे 2 करीबी फ्रेंड थे, तो बोलते थे कि एग्ज़ाम के पहले 1 दिन पहले पूरा सिलेबस मुझे पढ़ाओ। तो या एमए में भी सेम सिचुएशन थी। एमए में जब हम लोग क्लास में भी होते थे, कई बार कई विषय हमारे किसी क्लासमेट को समझ में नहीं आया, मैं हाईएस्ट स्कोरर हूँ तो निश्चित बात है एक्सपेक्टेशन मुझसे होती थी। तो मैंने ऐसा नहीं रहा कि कभी उनको टाला, अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया। और कभी कई मन में आता है कि नहीं, क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्या मैं इतने में पढ़ लूँगा अपना, क्या पता कुछ ज़्यादा नंबर ले आऊँ। ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो वही पूछ रहा है जो विषय है, तो बिल्कुल उसको बताने में कोई ये नहीं, तो मदद करना तो चाहिए ही बिल्कुल, वो तो आप हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हमने कहा सर कि टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जो किताबों से पढ़ते हो उसका 10% याद होता है, लेकिन आप जो पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं उसका 90% आपके जहन में होता है। तो बिल्कुल उसमें तो किसी को कोई मतलब ये करना ही नहीं चाहिए कि हम बता देंगे तो कोई हमारा टॉप सीक्रेट जान जाएगा और ये टॉपर बन जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। और विद्या के बारे में कहा गया है कि आप जितना बांटते हैं वो उतना बढ़ता है। बिल्कुल, नॉलेज। पैसे के बारे में उल्टा है कि आप जितना बांटते हैं वो घटता है। विद्या ही जितनी चीज बांटेंगे आपको उतना वो प्राप्त होगी। लक्ष्मी का, सरस्वती का यहाँ पे थोड़ा सा हमारे धर्म और दर्शन में अलग है। अब जो लास्ट स्ट्रैटेजी, मतलब लाख आप पढ़ें, लाख आपकी तैयारी है, एग्जाम में अगर आप लिख नहीं पाए या जो आप पढ़ के आए वो आप कॉपी में नहीं डाल पाए तो फिर सब बेकार है, गुड़ मिट्टी है। और एग्जाम में काफ़ी प्रेशर होता है, तो एग्जाम के तनाव को कैसे आप मेंटेन करते थे, प्लस जो आपने पढ़ा है वो आप कैसे लिख पाते थे, या आप लिखने में कौन सी आपकी स्ट्रेटेजी रहती थी, कैसे कौन सा पहला प्रश्न होगा, दूसरा होगा, लिखने में क्या स्ट्रक्चर रखते थे, सावधानी फिगर लगाते थे, हेडलाइन लगाते थे, बुलेट लगा के लिखते थे, कलर 2 कलर का यूज़ करते, इस तरह से कई तरह से स्ट्रेटजी होती, वो थोड़ा सा बताएं। ये बड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है सर। और मैं तो हमेशा कहना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन इज की। इफ़ बहुत ज्ञान है लेकिन बोलने नहीं आ रहा है, लिखने नहीं आ रहा है, तो वो ज्ञान व्यर्थ है। तो एक कम्युनिकेशन हैंडीकैप जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये मैं इस पे ज़रूर आता हूँ सर, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं और आप जो इस बात को कर रहे हैं तो कई बच्चे, स्कूली बच्चे देखेंगे, जो बच्चे कभी मुझसे जुड़े हुए हैं सर और अभी स्कूली शिक्षा में है वो, तो मैं उनसे हमेशा बोलूँगा कि ये जो लैंग्वेज हैंडीकैप की आज सिचुएशन है कि आप भाषाई स्तर पर कमज़ोर होते जा रहे हैं सर, आज बहुत गिरावट है। हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा दोनों में जो हैंडीकैप की स्थिति है, इस स्थिति से उबरना बेहद ज़रूरी है। जो आज के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उस स्थिति से उबरें, नहीं उबरेंगे तो अगर वो हाईएस्ट स्कोरर बन भी गए, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक को तो आगे रहना ही है, अगर वो रह भी जाता है तो वो फिर जब आगे, चूंकि डायनेमिक सिचुएशन है सर, वो सर्वाइवल में बड़ा चैलेंजिंग फिर हो जाएगा उसके लिए कि वो कैसे सर्वाइव करें। और
रहा मेरी स्ट्रेटजी की बात, तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो होता है। जब आप एग्जाम में होते हैं तो प्रेशर होता है। कई बार ये प्रेशर होता है कि क्या आ जाएगा, जो एग्जाम के पहले होता है, और एग्जाम के समय में ये प्रेशर होता है जब खास करके यूनिवर्सिटी स्तर पे जब हम एग्जाम देते हैं कि 3 घंटे में पेपर कैसे कंप्लीट करें, क्या क्या पॉइंट्स लिखें, ऑप्शंस भी होते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 सवाल हैं तो उसमें से कौन 5 चुने, क्योंकि कई बार आप पूरा सिलेबस कवर किए रहेंगे तो आपको सब लगेगा कि अरे ये तो आता है, ये आता है, ये आता है, कौन सा लिखे भाई। तो क्या होता था कि जब मैं आंसर्स करने जाता था तो आंसर्स करने से पहले जैसे एक आमतौर पे धारणा होती है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में, जो आज भी है, कितना पन्ना लिखाया। तो ये मैं कभी नहीं सोचता था कि कितना पन्ना लिखाया, कितना पन्ना लिखाएगा। मेरा एक होता था कि अगर एक सवाल का जवाब मैं 4 पन्ने में दे रहा हूं तो मैं सारे का 4 पन्ने में दूंगा। अच्छा। तो एक ये होता था कि ऐसा नहीं एक का लेंथ में ज्यादा कर दूं, दूसरे का लेंथ में कम कर दूं, बिल्कुल बैलेंस्ड रखूं, जो मेरी ये स्ट्रेंथ है। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का रहा था एंटर तक, तो मेरे पास वो बहुत इलेबोरेट करने की कैपेसिटी नहीं थी। दैट वाज माय नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अगर मैं ह्यूमैनिटीज से होता तो मेरे पास पावर टू इलेबोरेट ज्यादा होता, वो मेरे पास नहीं था। तो जो मेरे पास मेरा नेगेटिव पार्ट है वो मुझे पता है। जो मेरा स्ट्रेंथ है, मालूम है कि मैं साइंस का हूं तो कॉज इफेक्ट बड़ा बढ़िया से समझ सकता हूं। वो जो इलस्ट्रेशंस हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, उनका यूज मैं अच्छे से कर सकता हूं। तो वो मेरे पॉजिटिव्स होते थे और मैं बिल्कुल उन पॉजिटिव्स को पूरा इनकैश करता था सर। और जब मैं एग्जाम में जाता था, सबसे पहले तो जो सवाल है, जो सवाल पूछा गया उसी सवाल का जवाब देना, वही जवाब देना है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के मन में होता है आप पूछो कुछ भी लिखेंगे वही जो हमको आता है। तो ये बड़ा बुरा है, ये अच्छा नहीं है। आपसे अगर कुछ पूछा गया है तो आप उसी का जवाब दीजिए। कई बार होता है कि इंट्रोडक्शन देने में ही भूमिका इतनी लंबी हो जाती है कि मेन कंटेंट छूट जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो आप लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से शुरू कीजिए। आप पहले मॉडल, फिर कम्युनिकेशन, और फिर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, फिर लासवेल। जरूरत नहीं है, वो जो पेपर सेटर है या जो कॉपी आपका एग्जामिन करेगा वो जानता है क्या है। वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल हेड टू हेड आंसर्स लिखते थे सर। और अंडरलाइनिंग में करता था। 2-3 कलर्स तो यूज करने का वक्त डिग्री लेवल में नहीं होता है सर। 3 घंटे का वक्त है और सवाल होते हैं, आपको इलेबोरेट करना है, एसेज लिखने हैं। तो जाहिर सी बात है उतना अगर मैं करता तो सवाल छूटने की नौबत आ जाती। तो ये होता था, तो मैं अंडरलाइनिंग करता था। मुझे लगता था कि अगर ये लाइन कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है तो मैं उसको उसी पेन से जिससे मैं लिख रहा हूँ अंडरलाइन कर देता था। दूसरी चीज, जहां पर मुझे लगता था कि डायग्राम की नीड है, मैं डायग्राम हमेशा देता था। फ्लो चार्ट अगर देना है, मैं फ्लो चार्ट देता था। ठीक है, कोई भी सवाल हो बिना कंक्लूजन के मैं नहीं निकलता था, बशर्ते कि वो शॉर्ट नोट हो। और ऐसा भी नहीं कि कंक्लूजन रिप्लिका हो इंट्रो का। कंक्लूजन को एकदम बैलेंस रखना है कि हाँ मुझे 200 वर्ड में कंक्लूड करना है तो मैं 200 वर्ड में करूंगा और उसका जिस्ट दे दूंगा। तो ये होता था। तो ये 3-4 चीजें मैं सर एग्जाम के दौरान करता था। हाँ, एक चीज और होती है जो सबसे पहले ही हम लोगों ने चर्चा की कि लैंग्वेज हैंडीकैप की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो आप जिस भी माध्यम में लिख रहे हैं, आप हिंदी में लिख रहे हैं, आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, उस भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर हमारी हिंदी अच्छी है तो ठीक है, हम हिंदी में जवाब देंगे। अगर अंग्रेजी में जवाब देना है, बशर्ते कि ऑर्डिनेंस में कुछ ऐसा ना हो, नियम कानून में ऐसा ना हो कि ठीक है इस पेपर को अंग्रेजी में ही करना है, तो ये एक्सक्यूज नहीं सर कि हमारी अंग्रेजी गड़बड़ है, कंटेंट अच्छा है तो निकल जाएंगे। नहीं, आप भाषा को सही रखिए। क्योंकि अगर आपकी वो भाषाई स्तर पे कमजोरी दिखेगी तो आप कितना भी मजबूत कंटेंट रखें हो सर, वो फिर आउटकम नहीं दे पाएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। 2 सवाल अब मैं पूछूंगा, उसके बाद हम लोग इस प्रस्तुति की अंत करेंगे। एक आपके भूत से जुड़ा हुआ और एक आपका भविष्य। भूत से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि आप थ्रू आउट 8वीं से लेकर आपका प्रदर्शन अव्वल दर्जे का रहा, और हमारे बिहार में ये मान्यता है कि जो बच्चा साइंस से पढ़ेगा, अच्छा करेगा, तो वो इंजीनियरिंग में जाएगा या मेडिकल में जाएगा। फिलहाल आप इन दोनों लाइन में नहीं है। आगे ये सवाल है कि अगर इन दोनों लाइन में नहीं जाएगा बच्चा तो तीसरे लाइन में जाएगा, सिविल में जाएगा, जिसकी अभी पूरी संभावना आपके बची हुई है। आप अभी खुद पीएचडी कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आप थोड़ा भूत के पक्ष के बारे में बताएं कि क्यों नहीं, और भविष्य के बारे में क्या ये हो सकता है या कुछ और आपका हो। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा कि अगर सूरज हर वक्त चमकता दिखे तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बादल में छिपता नहीं है। तो फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ सर।
ये हमारे साथ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि ज़िंदगी में जो चाहा वो हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और जब हम इंटर में गए, +2 में गए, तो जैसा कि हर परिवार में होता है कि पढ़ने लिखने में अच्छा है, साइंस लिया है तो साइंस से करियर बना है, तो मेरे यहाँ भी ये चीज़ थी। और मैंने बायोलॉजी स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये विषय मेरे मेन विषय थे जब मैं +2 में था। तो बिल्कुल ये माहौल था कि तैयारी करनी है मेडिकल की और बिल्कुल परीक्षा देनी है, डॉक्टर बनना है। तो और मेरा एक तरह से उस वक्त का जिस वक्त मेरी जितनी मैच्योरिटी थी उस हिसाब से वो मेरा पैशन था, और उसके सिवा मुझे कुछ दिखता नहीं था। तो कई बार उसके लिए मैं कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देता था, और कई रातें भी मैं जगा हूँ। तो बिल्कुल ये था सर, तो ये था कि मेडिकल देना है, उस हिसाब से ही मैंने साइंस पढ़ा। बिल्कुल उस लेवल पे जा कर के जितना हो सकता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितनी डेप्थ हो सकती थी, जो भी मेरे पास पॉसिबल रिसोर्सेज थे। हाँ, ये था कि मैं कोटा नहीं गया या मतलब किसी बड़े प्रेस्टीजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं स्टूडेंट नहीं था, लेकिन जो भी मेरे फैकल्टीज़ थे, जो भी मेरे टीचर्स थे, दे वर वेरी गुड सर। और उन्होंने अपने स्तर से जितनी भी गाइडेंस दी, इट वाज आई थिंक द बेस्ट गाइडेंस दैट आई गॉट। तो वो मेरे जहन में था, और बिल्कुल मैं तैयार था कि 2013 बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा देने के बाद AIPMT की परीक्षा में बैठना है और MBBS निकालना है। एकदम जहन में ये बात बैठ गई थी। बाकी मुझे याद है बीच में मेरे सिस्टर की शादी थी, मैं सिर्फ एक दिन के लिए गया। तो सेलेक्टिव होना है, ठीक है, एंजॉय करना है, बट सेलेक्टिव भी तो होना पड़ता है, क्योंकि वो एक अहम पार्ट है ज़िंदगी का, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते सर। तो बिल्कुल मैं एकदम तैयार था, और फिटनेस पे ध्यान था, मैं अपना जॉगिंग एक्सरसाइज नहीं छोड़ा था, लेकिन पढ़ाई बहुत बढ़ा दी सर, बहुत बढ़ा दी। मतलब कई बार 12 घंटे की स्टडी में करने लगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है सर उस समय। लेकिन एक कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि उसी साल AIPMT डाइल्यूट हो गई और नीट आ गया। तो एक नया एग्ज़ाम था, नया फॉर्मेट, नया पैटर्न। तो और उसमें एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी थी कि आपकी 17 साल की उम्र होनी चाहिए, और 16 साल कुछ महीने हो रहे थे। तो नीट का तो उस साल चांस खत्म हो गया, बच गया एम्स। उस समय इतने एम्स होते नहीं थे सर, आज तो एम्स की संख्या बहुत है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो उस वक्त हम लोगों की कैटेगरी के लिए मात्र 30 सीटें जनरल कैटेगरी में एम्स दिल्ली में होती थी। मैंने कहा कि अब ये 30 में से एक तो लेना है, एकदम जिद है, लेंगे तो लेंगे। और एम्स का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता था, उसमें जनरल पूछता था, और साइंस स्टूडेंट होने के कारण अखबार से तो दूर दूर तक नाता नहीं था मेरा। तो जनरल में बस इतना पता था, जनरल की भारत के राष्ट्रपति कौन है, वित्त मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन बाकी कुछ पता नहीं था उतना। ये स्वाभाविक है। तो वो पार्ट बड़ा कमज़ोर था, लेकिन एक प्रेशर था माइंड पे, नहीं करना है, करना है, करना है। एफर्ट दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है, नींद गायब है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हुआ ये 28 मई को मेरी परीक्षा थी, एम्स की, AN कॉलेज सेंटर था, और मैं डॉक्टरी की परीक्षा देने जा रहा था। और उस दिन मैं बुखार, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हॉस्पिटल में भर्ती था। अच्छा। तो डॉक्टर बनना था, मरीज बने हुए थे उस दिन। ये एक इत्तेफाक रहा। तो परीक्षा तो छूट गई, बड़ा दुख हुआ। तो जो डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर रहे थे, उन्होंने बोला, ये जो दिन दशा बनाए हो, भोजपुरी में बात कर रहे थे, आरा के डॉक्टर थे, ये का कर लेला तू, का हाल के लिए बड़ा, ये बुढ़ारी छा गई अभी ये। इसी टोन में बोले। हम बोले ऐसे तो कुछ बात नहीं, चुप है हम, पढ़ाई करे ला, पढ़े ला। हाँ पढ़ी ला, का करते रहा, मेडिकल के तैयारी करते नहीं, का करबा डॉक्टर बन के, देखो है ऐसे ही बैठल बनी हम, डेली गंदा संदा देखो, कितनी मौतें देखो, और बनो डॉक्टर। उन्होंने बाद में बोला कि बनना है बनो, लेकिन किसी भी चीज को इतना पागलपन की हद पे ना ले जाओ कि तुमको ही डैमेज कर डाले, तुमको ही मरीज बना दे। तो हाँ, तो वो हुआ। तो ये बात तो रहा कि उसके बाद सर घर का होता है कि ड्रॉप लेना, मतलब कहीं प्रेस्टीज घट जाए और इज्जत ना खत्म हो जाए, या करियर में कोई नुकसान ना हो। तो एक रहा कि भाई सिंपल BA ले लो। तो मैंने कहा सिंपल BA तो फिर वो करियर के लिए आउटपुट नहीं देगा। फिर मीडिया स्टडीज़ में मैं आ गया। तो मीडिया स्टडीज़ में आने का था कि चलो मीडिया स्टडीज़ लूँगा और मेडिकल की तैयारी करूँगा। हाँ, ये रहा कि ये सवाल उठता है कि BSc क्यों नहीं लिया। तो ये मन में था। वहाँ से घर वालों ने एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क की तरफ जाने के लिए कहा,
अब बोला बीएससी लोगे स्कोप नहीं है। मान लो कि अगर नीट नहीं भी हो पाया या पीएमटी नहीं भी हो पाया, घर वालों का सजेशन था, हालांकि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि क्यों नहीं होगा, होगा मतलब होगा, ये दिमाग में हमेशा चलता है। आज भी अगर कई लोग बोलते हैं कि ये एग्जाम ना होगा, क्यों नहीं होगा भाई, नेट की परीक्षा को इतना मुश्किल माना जाता है। जब मैं तैयारी करता हूँ मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ कि नहीं होगा, मुझे पता है ये सवाल बनाने, मुझे सवाल बनाने, होगा नहीं होगा ये दिमाग में ही नहीं रहना है, तो मैं ये कभी नहीं सोचता था सर। लेकिन उन्होंने कैलकुलेटिव रिस्क लेने को बोला, बोला मास कम्युनिकेशन ले लो, ठीक है, कहीं नहीं होगा तो कम से कम नौकरी तो मिल जाएगी। हालांकि ये भ्रांति है कि सच्चाई है, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ कि मीडिया स्टडीज़ के बाद नौकरी की कितनी सिक्योरिटी है। तो मैंने मीडिया स्टडीज़ ले लिया घर वालों के कहने पर। मेरे माँ का ज़्यादा रोल था, उनको एक था कि कॉलेज स्कूल के दौरान मैं बहुत एक्टिव था सर, होस्टिंग करता था, एंकरिंग करता था, तो बोलने के मामले में थोड़ा मैं, अभी लोगों दर्शकों को भी लग रहा होगा कि मैं थोड़ा टॉकेटिव हूँ, तो ये था, तो उन्होंने लगा ये स्ट्रेंथ है, इसको यूटिलाइज करो, हो ना हुआ तो कम से कम प्लान बी तो रहेगा तुम्हारे पास। ले लिया, बाद में आ गया सर, तो यहाँ फिर फैकल्टीज का सानिध्य मिला, कई चीज़ें जानने समझने को मिली, थोड़ी मेच्योरिटी आई, आंखें भी खुली थोड़ी, ठीक है, मतलब AIPMT इज़ अ गुड करियर, मेडिकल इज़ अ गुड करियर, लेकिन ये भी ठीक ही है। और भविष्य के बारे में भी मैंने पूछा था, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? भविष्य की योजना के बारे में अगर हम बात करें सर, तो बिल्कुल वो जो दूसरा पक्ष है, एक प्रश्न इसलिए मेरा होता है कि जो यहाँ बोल के जाए वो खुद भी सीरियस होके जाए कि मैं यहाँ बोल के आया हूँ, तो अपने प्रति वफादार रहे वो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेरे लिए भी एक बड़ी लर्निंग है। आपसे एक्सपेक्टेशन भी है ना हम लोगों की, जी बताएं। तो आगे की जो एक मतलब रूपरेखा है वो ये रही कि जब मेडिकल नहीं हुआ तो जो दूसरा प्लान होता है, दूसरा नहीं एक्चुअली अल्टीमेट होता है, वो पहला होता है, जो अगर आप बिहार या यूपी में हैं, खास करके पूर्वांचल के लड़के हैं, तो वो तो है कि भाई IAS बनना है, UPSC में भी बाकी नहीं है, IAS बनना है, IPS, IRS, IAS तो बोलेंगे भी अगर हम कि भारतीय सूचना सेवा मासकॉम से संबंधित कोई सेवा, ये क्या होता है? IAS मतलब IAS, तो DM एक जिले का गार्जियन, तो ये मेरे भी अंदर बचपन से डोप किया गया है। तो मेरे भी अंदर इच्छा है कि इसको दिया जाए, और बिल्कुल एक है कि मैं चाहता भी हूँ सिर्फ दिया जाए या वहाँ पर उसको निकाला जाए एक अच्छे करियर के लिए, एक अच्छे पैकेज के लिए, ये बात नहीं है सर। बात है कि मैं भी चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ पॉजिटिव्स हैं, तो अगर मैं किसी नौकरी के जरिए अगर मैं उनको कुछ, जो पब्लिक है अगर उसको मैं कुछ फ़ायदा दे सकूँ, उनके लिए अगर मैं बेनिफिशियल हो सकूँ, तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात होगी। इसीलिए मैंने इन हाउस जॉब्स को थोड़ा सा अपने लाइफ में तवज्जो नहीं दी। मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी थी मेरी, लेकिन मैंने कभी, ऐसा नहीं है हर नौकरी अच्छी है और हर सर्विस है, लेकिन मेरी एक प्रायोरिटी नहीं रही कि मैं बैंकिंग या बाकी जो ऐसे सेक्टर्स हैं मैं उनमें जाऊं। तो एक होता है कि आप अपनी लीडरशिप एबिलिटी, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को दिखाना है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से अगर कोई नौकरी चुननी है, तो मुझे लगा कि यस, UPSC इज़ वन सच डोमेन वेयर आई शुड गो। तो बिल्कुल ये चल रहा है सर, और आज से नहीं, आप तो सर हमें, मुझे लगता है कि 2013 से आप मेरे को गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं आप, और सर ये शुरू से रहा है। ये सवाल भी इसीलिए आया, मुझे पता है। तो आप बने ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप बने, और फिर से मैं आपका साक्षात्कार करूं IAS बनने के बाद, मुझे भी ये मतलब सुखद अनुभूति प्राप्त हो। अब अंतिम, आप देखने वाले युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? आज देखिए, आप जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऑलवेज पॉजिटिव अप्रोच रखिए लाइफ में, कभी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए, ज़िंदगी में कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी इज़ किंग, एक्चुअली कंसिस्टेंसी विल मेक यू द किंग। आप पढ़ने में एवरेज रहे हैं, आप पढ़ने में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, कुछ मायने नहीं रखता है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप आगे हैं, अगर आप इनकॉन्सिस्टेंट हैं, आप कितने भी बड़े स्टार हो, आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। और तीसरी बात, कभी आगे बढ़ने और पीछे छूटने के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि हमें बेस्ट कैसे देना है, बेस्ट लाना ये मत सोचो, ये सोचो कि हम इसको बेस्ट कैसे दे सकते हैं। ये अगर हम विषय पढ़ रहे हैं तो इसको हम बेहतर तरीके से कैसे पूरी तरह से ग्रैस्प कर सकते हैं, ये सोचिए,
ये मत सोचिए कि अच्छा इस विषय से 5 नंबर का सवाल आएगा तो 5 में 5 ला सकते हैं, नहीं, 5 में 5 आए ना आए, अगर ये सोच लोगे तो 5 में 5 तो आना ही नहीं है। तो आप ये सोचिए कि उस सवाल को अगर कहीं एग्जीक्यूट करना भी पड़ा तो हम कैसे उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ों पर हमेशा फोकस्ड रहिए। चौथी चीज़ जो मैं बड़ा इम्पॉर्टेंट मुझे लगा सर, क्योंकि हम सब लोग कई फेजेज से गुजरते हैं, फैमिली में रहते हैं तो सोशल एडजस्टमेंट सिंड्रोम का भी शिकार होना पड़ता है, बाहर रहते हैं तो अलूफनेस भी घिरती है, थोड़ा अलोन भी होते हैं हम लोग। तो एक ये जो बिहेवियरल चेंज आता है, जाहिर सी बात है हम इंसान हैं, प्रभावित होते हैं। तो यही मैंने बोला कि पॉजिटिव रहिए। और एक कहावत है, लूजर्स हैव ऑलवेज एक्सक्यूजेस, तो एक्सक्यूजेज से बचिए। टीवी का शोर हो रहा है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर में कीर्तन हो रहा है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत अकेले हो गए हैं, मन नहीं लग रहा है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर में दर्द है नहीं बैठ पा रहे हैं, सब एक्सक्यूज है भाई। कुछ करना है तो निरंतरता होनी ही चाहिए, विल पावर की मजबूती और कंसिस्टेंसी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और निष्काम कर्म, बस यही। तो ये थे विनीत सिन्हा, काफ़ी मेधावी छात्र, और फिलहाल ये पीएचडी कर रहे हैं झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। आप लोगों को इनकी बातचीत कैसी लगी, कितना मोटिवेट किया, ज़रूर बताइए मुझे, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के साथ। धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे मौका दिया, और विनीत आपका भी धन्यवाद, हमारे दर्शकों की तरफ से भी। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि जनरली हम सर का साक्षात्कार करते हैं, लेकिन अगर सर के साथ हमारी बातचीत हो रही है तो ये एक बड़ा, मेरे लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।